अस्सलाम वालेकुम दोस्तों फाइनली आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसराइल और फ़लस्तीन को लेकर अपना वो फैसला सुना चुका है कि जिसका एक लंबे वक्त से पूरी दुनिया को इंतज़ार था। जी हाँ दोस्तों, फैसला आ चुका है और यकीनी तौर पर ये एक ऐसा फ़ैसला है कि जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है, क्योंकि इस तरह का फ़ैसला आने की उम्मीद दुनिया में शायद ही कोई कर रहा था। हम कह सकते हैं कि ये तारीख़ का अभी तक का सबसे बड़ा फ़ैसला है और वो हो चुका है कि जो पिछले 70-75 साल की तारीख में कभी भी नहीं हुआ था। अब ये फैसला क्या आया है, किसकी हार हुई किसकी जीत हुई, कोर्ट ने किन किन चीज़ों को माना है और किन किन चीज़ों को मानने से इनकार किया है, किस को सज़ा मिलेगी और किस को नहीं, और इस पूरे फैसले का इसराइल और फ़लस्तीन की जंग पर या बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें तो हम जानेंगे ही, मगर इससे पहले मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि जब से ये फ़ैसला आया है तब से ज़्यादातर लोग कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको कभी तो कोई ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि ये फ़लस्तीन की फ़ेवर में फ़ैसला है, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से कभी कोई ये कहता हुआ भी नज़र आ रहा है कि दरअसल ये फ़लस्तीन की फ़ेवर में नहीं बल्कि इसराइल की फ़ेवर में है। तो सबसे पहले तो इस गलत फहमी को दूर करते हैं। दोस्तों आप ये जान लीजिए कि अगर वाक़या ऑफिशियली देखा जाए तो इस मुकदमे में साउथ अफ्रीका की बड़ी जीत हुई है। इसने ना सिर्फ इस मुकदमे को जीता है बल्कि कोर्ट ने खुद साउथ अफ्रीका की इस बात की तारीफ़ की है कि इसने गज़ा के लोगों के लिए ऐसा कदम उठाया है। और सबसे पहले तो कोर्ट ने इसराइल की इस बात को ही ठुकरा दी है कि जिसमें उसने कहा था कि अफ्रीका की तरफ से लगाए गए सारे इल्ज़ाम ही बेबुनियाद हैं और उसके केस में तो दम ही नहीं और इस केस को आगे सुना ही नहीं जाना चाहिए। आपके इल्म में अगर नहीं है तो मैं आपको बताता चलूँ कि अभी तक ये जो पूरी कार्रवाई चल रही थी ये दरअसल कोई असल मुकदमा नहीं था, बल्कि अभी तो सिर्फ अफ्रीका का मकसद ये था कि वो कोर्ट के सामने ये साबित कर सके कि जितने भी इल्ज़ाम वो लगा रहा है इसमें दम है, तो इसीलिए उसके इस केस को सुना जाना चाहिए ताकि इसकी कार्रवाई आगे चल सके। दूसरी तरफ इसराइल ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि इस केस में कोई दम ही नहीं है और इल्ज़ाम ही बेबुनियाद हैं, लेकिन ज़ाहिर है अब इस पूरे मामले में साउथ अफ्रीका की जीत हुई है और ये माना जा चुका है कि इसके केस में दम है और इसराइल के ऊपर केस चलाया जाएगा और जो अगले कुछ महीनों तक या फिर अगले कई सालों तक लगातार चलता रह सकता है। दोस्तों कोर्ट में जिन जजेस ने इस फैसले को लिखा है उनकी तादाद 17 है और ये फैसला 15-2 यानी कि 15 एक तरफ और 2 एक तरफ के साथ सुनाया गया है। हालांकि अगर हम पूरे फैसले को गहराई के साथ पढ़ेंगे तो पता चलता है कि कुछ मामलों में 16 एक के साथ भी सुनाया गया है, यानी 16 जज एक तरफ थे तो एक जज एक तरफ था। लेकिन हाँ 17 में से वो एक जज की जिसने हर मामले में ही इसराइल का साथ दिया और अफ्रीका से डिसएग्री किया है, उस जज का नाम लेडी जॉर्ज है कि जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। इनका ताल्लुक युगांडा से और इनके बारे में ये भी बताया गया है कि ये अफ्रीका की पहली औरत हैं कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जज बनने में कामयाब हुई हैं। दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपने आप में इस बात को माना है कि लगभग 17 लाख से लेकर 20 लाख के करीब फ़लस्तीनी लोग अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं और फ़लस्तीनियों को एक ऐसा ग्रुप माना गया है कि जिसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर या फिर बाकी वज़ीरों के उन सारे बयानों का भी जिक्र किया गया है कि जो उन्होंने फ़लस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़ अभी तक दिए हैं और जिसमें खुले तौर पर नस्ल कुशी वगैरह की बात की गई है। मिसाल के तौर पर इसराइली डिफेंस मिनिस्टर ने गज़ा के लोगों को जानवर कहा था और ये बयान दिया था कि हम एक जानवर के तहत ही इनको ट्रीट करेंगे, यानी वैसे ही इनसे निपटेंगे। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी माना है कि किस तरह से इसराइली फ़ौज ने जानबूझकर आम फ़लस्तीनियों को कत्लेआम किया है और इनको टारगेट किया है, ऐसे लोगों को कि जो पनाह लेने के लिए अपने कैंप्स में मौजूद थे या फिर खाने वगैरह की लाइन में लगे हुए थे, और इसके अलावा बारी बारी से किस तरह से प्लानिंग के तहत वहाँ के हॉस्पिटल्स वगैरह को भी टारगेट किया है। और ये सारी चीज़ें 1948 की नस्ल कुशी कन्वेंशन के अंडर में आती हैं। अब यहाँ पर दोस्तों गौर करने वाली बात ये भी है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि इसराइल ने नस्ल कुशी की है या वो कर रहा है, मगर हाँ दबे लफ्ज़ों में बार बार ये ज़रूर कहा है कि इसराइल ने ये किया और ये सारी चीज़ें नस्ल कुशी के अंडर में आती हैं, यानी कि 1948 का जो नस्ल कुशी कन्वेंशन है उसकी कैटेगरी में शामिल हैं। तो ज़ाहिर है अब ये कहा जा सकता है कि कोर्ट ने भी मान लिया कि इसराइल नस्ल कुशी ही कर रहा है। दोस्तों अगर बात करें आर्डर्स की तो इसराइल को कोर्ट की तरफ से 6 आर्डर्स दिए गए हैं, जिसमें से पहला तो यही है कि इसको मेक श्योर करना होगा कि अब आम लोगों का कत्लेआम ना हो। इसके अलावा 1948 का जो नस्ल कुशी कन्वेंशन है मतलब एक पूरा कानून है, इस चीज़ को लेकर इसको फॉलो करना होगा और इससे बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा और इसराइल अपनी फ़ौज को इस बात का पाबंद करे कि वो कोई भी ऐसा हमला ना करें
کہ جس سے عام لوگوں کی نسل کشی کا کوئی پہلو نکلتا ہو۔ اس کے علاوہ فلسطین کی امداد کی جس کو لگاتار اسرائیل رفح بارڈر کے ذریعے سے بلاک کرتا آیا ہے، اس کو بھی اب پورے طریقے سے آزاد کرنا ہوگا، یعنی کھانا پینا، دوا، یہ ساری چیزیں آسانی کے ساتھ جلد از جلد غزہ میں پہنچتی رہنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آرڈر دیا گیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں تباہی نہ کرنے کے ثبوت جمع کروائے اور دکھائے کہ وہ کنونشن کے مطابق ہی عمل کر رہا ہے۔ دوستو، ان 6 آرڈرز میں سے ایک حیران کر دینے والا آرڈر یہ بھی ہے کہ وہ سارے لوگ، اب وہ چاہے منسٹر ہوں، فوجی ہوں یا اور بھی کسی سیکٹر سے جڑے ہوں، جنہوں نے اس پورے معاملے میں حصہ لیا ہے، یعنی نسل کشی کی ہے یا نسل کشی کے لیے اکسایا ہے، یا کسی بھی طریقے سے وہ غزہ میں ہونے والے اس پورے معاملے میں انوالو رہے ہیں، تو ان سبھی کو 1 مہینے کے اندر پنش کرنا ہے، یعنی ان کو سزائیں دینی ہے۔ اور آخری جو سب سے اہم آرڈر ہے وہ یہ ہے کہ اگلے 1 مہینے کے اندر اسرائیل کو اب کورٹ میں ایک رپورٹ پیش کرنا ہوگی، جس میں وہ یہ ثابت کرے گا کہ اس کو کورٹ کی طرف سے جتنے آرڈرز دیے گئے تھے اس نے ان سب پر عمل کیا ہے۔ لیکن دوستو، کورٹ کے اس بڑے اور اہم فیصلے میں ایک ایسی چیز غائب بھی رہی کہ جس کا انتظار دنیا کے زیادہ تر لوگ کر رہے تھے، اور جس کے غائب ہونے کی وجہ سے ہی بہت سارے لوگ اس پورے فیصلے کو فلسطین کی فیور میں نہیں بلکہ اسرائیل کی فیور میں بتا رہے ہیں۔ ایون ساؤتھ افریقہ کے جو اپنی جیت کی خوشی تو منا رہا ہے، مگر وہ بھی حیران ہے کہ آخر یہ چیز اس فیصلے سے غائب کیوں ہے، اور وہ چیز ہے کمپلیٹ سیز فائر، یعنی کہ غزہ میں مکمل جنگ بندی۔ دوستو، غزہ کے لوگوں کو اگر اس وقت سب سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ یقینی طور پر مکمل جنگ بندی کی ہے، اور اس چیز کو لے کر لوگوں کی یہ ناراضگی بھی لاجیکل ہے اور واجب ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ فیصلہ ایشیا افریقہ کی کسی عام اور چھوٹی کنٹری کے خلاف نہیں آیا، بلکہ ایک ایسی طاقت کے خلاف آیا ہے کہ جس کے اوپر خود 2 ایسی طاقتوں کا ہاتھ ہے کہ جنہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس پورے سسٹم کو، یعنی اس عدالت کو تیار کیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جیو پولیٹکس کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ تو خود حیران ہیں کہ اس طرح کا فیصلہ اسرائیل کے خلاف آ کیسے سکتا ہے، کیونکہ ان کو تو امید تھی کہ کچھ ڈپلومیٹک بیان جاری کیے جائیں گے اور اس کیس کو لمبے وقت تک کھینچا جائے گا، مگر جس طرح کا فیصلہ آیا ہے اس نے نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ اور UK جیسے اس کے سپورٹر ممالک کے پیروں کے نیچے سے بھی زمین نکال دی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔